Hello students, in today's lecture number 5 for class 12 on ray optics and optical instrument, we shall discuss lateral shift or lateral displacement. Lateral shift or lateral displacement. Shift कहो या displacement कहो एक ही बात है. Now to derive an expression for lateral shift or displacement produced by glass slab in the path of incident ray, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो इसे समझने के लिए एक रे डायग्राम पहले बनाते हैं और उस रे डायग्राम के जरिए इस लेटरल शिफ्ट को समझने का प्रयास करते हैं. देखिए, लेटरल शिफ्ट के लिए हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं. ये एक ग्लास स्लैब मैंने ड्रॉ की है. दिस इज द ग्लास स्लैब. ओके, ठीक है, नाम दे दिया इसको जैसे पी क्यू आर एस. पी क्यू आर एस. पी क्यू आर एस इज द ग्लास स्लैब. और इसके लिए ये एक नॉर्मल मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ. ये नॉर्मल ले लिया, राइट, और इसको पूरा यहाँ तक बना लीजिए. तो इस पॉइंट को N1 कह दो और यहाँ ये N1 डैश कह दो. ठीक है. अब एक लाइट रे इधर से आएगी. सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे, मान लीजिए ये मैंने लाइट रे बनाई. आपको ये पेंसिल से ड्रॉ करना है डायग्राम. ये लाइट रे आई नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए, आई एंगल बनाते हुए लाइट रे नॉर्मल के साथ इस ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट हुई. अब आप ये जान रहे हैं कि यहाँ पर तो एयर मीडियम है और यहाँ पर है ग्लास मीडियम. यहाँ पर कौन है? ग्लास मीडियम. और ऊपर कौन है? एयर मीडियम. ठीक है. अब मान लेते हैं कि जो थिकनेस है इस ग्लास स्लैब की, ये PS, इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो स्मॉल t है. ये स्मॉल t इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. और इस पर एक लाइट रे हमने आई एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ गिराई. अब ये जो लाइट रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी. देखिए, ये इस तरीके से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी आफ्टर एंटरिंग इनटू सेकंड मीडियम दैट इज ग्लास इज इक्वल टू आर. ये ग्लास मीडियम में एंटर होने के बाद इस रे ने जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ वो आर है और इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं और इस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं और ये इंसिडेंट रे है. इतना आप सब जानते हैं. और इसका जो ओरिजिनल पाथ था, इस लाइट रे का यदि हम ओरिजिनल पाथ ड्रॉ करें तो इसका जो ओरिजिनल पाथ यदि हम ड्रॉ करें तो ये ओरिजिनल पाथ था इसका. दिस वाज द ओरिजिनल पाथ. और इस जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं ये ओरिजिनल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. कौन सी लाइट रे? जो यहाँ पर आपने इंसिडेंट की है. ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ है. लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. अब दूसरा एक नॉर्मल मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ. मान लीजिए एक दूसरा नॉर्मल ले लिया मैंने. ठीक है, ये दूसरा नॉर्मल ले लिया और ये जो नॉर्मल है इसका नाम दे दिया N2 और N2 डैश. अब यहाँ क्या होगा? ये देखिए, यहाँ पर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई. अब यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होगा यानी लाइट रे जब ग्लास से कहाँ जाएगी? एयर मीडियम में जाएगी. यहाँ भी तो एयर मीडियम है तो डेंसर से रेयरर में जाएगी. तो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई. ठीक है. और ये किसके पैरेलल होगी? ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल होंगी. और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है. ये भी आप जानते हैं. अब लेटरल शिफ्ट क्या है? लेटरल शिफ्ट का मतलब है कि लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई. ठीक है. देखिए, अब कितना डेविएट हुई है ये लाइट रे? ये लाइट रे डेविएट हो गई इतना. ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पाथ ऑफ द लाइट रे एंड इमरजेंट पाथ ऑफ द लाइट रे. इनिशियल और इमरजेंट पाथ ऑफ द लाइट रे के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट कहते हैं या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. BL, जो इसको हम नाम दे सकते हैं, इसको B नाम दे देते हैं और इसको L. BL एक परपेंडिकुलर है यानी ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये निश्चित है. और मान लेता हूं कि ये जो BL है, इस BL का वैल्यू क्या है? स्मॉल d है.
ये ही स्मॉल डी क्या कहलाएगा, लेटरल शिफ्ट कहलाएगा। लेटरल शिफ्ट, या फिर हम दूसरा नाम इसको देते हैं लेटरल शिफ्ट को, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको कहेंगे, ठीक है। लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं, ठीक है। यहां तक ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है इसका ये ओरिजिनल पाथ है और ये रिफ्रैक्टेड पाथ है। अपने ओरिजिनल पाथ से ये लाइट रे जितना एंगल बनाते हुए डेविएट हुई है रिफ्रैक्शन के बाद, उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यानी रिफ्रैक्टेड रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। और जब ये एंगल आर है तो ये जेड शेप है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। आप जानते होंगे जब कोई जेड शेप ऐसे बनेगी तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो ये होगा, ठीक है। तो ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर हो जाएगा, ये भी ठीक है, ठीक है। और तो ये इमर्जेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। और ये जो BL है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हमने कह दिया लेटरल शिफ्ट। क्या कह दिया, लेटरल शिफ्ट कह दिया, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कह सकते हो। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं अब इस डायग्राम के आधार पर, दस लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इसे कहते हैं हम। लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट may be defined, may be defined, may be defined, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, may be defined as, may be defined as perpendicular distance, may be defined as perpendicular distance, may be defined as perpendicular distance। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन इनिशियल, इनिशियल पाथ ऑफ लाइट रे, इनिशियल पाथ ऑफ लाइट रे एंड, इनिशियल पाथ ऑफ द लाइट रे एंड इमरजेंट पाथ, फाइनल पाथ जिसको हम कह रहे हो, इमरजेंट यानी फाइनल पाथ ऑफ लाइट रे। इनिशियल और फाइनल पाथ ऑफ लाइट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। भाई ये फाइनल पाथ हो गया, ये वाली रे जो निकल के आ रही है इमरजेंट रे, और ये डॉटेड लाइन इनिशियल पाथ था, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस डायग्राम के आधार पर हम इस BL की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूज करना होगा, देखिए यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको B, और ऊपर वाले पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं, चलो इसको O नाम दे दीजिए, ये वाला पॉइंट। तो BOL एक ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, कंसीडर ट्राइंगल BOL, BOL, ये BOL ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें। और इसमें यदि हम ये साइन डेल लिखना चाहें तो साइन डेल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया BL और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OB। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OB। ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये हो गया बेस। कौन से ट्राइंगल के लिए, BOL के लिए। तो साइन डेल लिखा जा सकता है, साइन डेल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BL अपॉन बेस मतलब BO, ठीक है। BO बेस हो गया, ठीक है। और BL तो हमने मान लिया स्मॉल d है, लेटरल शिफ्ट है, और BO लिख दिया साइन डेल। और यहां से d का वैल्यू आ गया, लेटरल शिफ्ट का वैल्यू कितना आ गया, BO साइन डेल। लेकिन अभी हमें BO का वैल्यू पता करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब BO का वैल्यू पता करने के लिए हमें ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा BO एंड N1 डैश, BO N1 डैश, क्योंकि हमें ON1 डैश पता है, O
एन वन डैश किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो ये पता है। तो बी ओ एन वन डैश इस ट्राइंगल का यूज करके, इस ट्राइंगल में बी ओ एन वन डैश में देखिए आप, बी ओ तो हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, बी ओ तो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और बी ओ आपका हो गया बी ओ एन वन डैश। देखते हैं अभी इससे निकालें कॉस आर, तो ओ एन वन डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू कॉस आर हो जाएगा। कॉस क्या होता है आपका, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है ओ बी, हाइपोटेन्यूज कितना है ओ बी है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ओ बी, और बेस क्या हो गया ओ एन वन डैश, और ये परपेंडिकुलर हो गया एन वन डैश बी। तो यूजिंग ट्राइंगल बी ओ एन वन डैश, इस ट्राइंगल का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस आर इज इक्वल टू ओ एन वन डैश अपॉन ओ बी। ठीक है भाई, कौन सा ट्राइंगल यूज किया बेटा, बी ओ एन वन डैश। इस ट्राइंगल में कॉस आर निकाल लीजिए आप, यहाँ साइन डेल निकाला ना, तो यहाँ कॉस आर निकाल लीजिए। कॉस आर निकालने से हमें मिलेगा बेस क्या है ओ एन वन डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी, तो ओ एन वन डैश अपॉन ओ बी, ये कॉस आर के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख दिया, और ओ एन वन डैश की वैल्यू क्या है टी है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और ओ बी ठीक है, और ये कॉस आर हो गया। अब यहां से ओ बी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर, इसको बी ओ भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, ओ बी लिखो या बी ओ लिखो, तो टी अपॉन कॉस आर इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब 2 से बी ओ की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, डी इज इक्वल टू बी ओ मतलब टी अपॉन कॉस आर, और साइन डेल ये हो जाएगी। अब ये डेल का वैल्यू क्या है ये भी देख लें जरा, डेल का वैल्यू, ये लेटरल शिफ्ट आ गया ना, फॉर्मूला आ गया टी अपॉन कॉस आर, आर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, टी थिकनेस हो गया। अब डेल क्या होगा, देखो डेल क्या होगा, जब ये एंगल आई है तो ये टोटल एंगल आई होगा या नहीं होगा, तो डेल क्या हो जाएगा, आई में से आर माइनस कर दो तो डेल आ जाएगा। भाई यदि ये टोटल एंगल आई है तो ये टोटल एंगल आई के बराबर होगा, यानी आई बराबर आर प्लस डेल होगा, तो डेल क्या आ जाएगा आई माइनस आर आ जाएगा, डेल क्या आ जाएगा आई माइनस आर आ जाएगा। तो साइन इसको डेल की जगह क्या लिख सकते हैं आई माइनस आर लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता होगा। तो इस तरीके से ये लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है, जहां पर हमने डेल को क्या लिखा है आई माइनस आर लिखा है। ठीक है, तो टी थिकनेस हमें पता है ग्लास स्लैब की, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा, तो इससे हम लेटरल शिफ्ट निकाल पाएंगे। तो लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पर। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा, यानी उतनी ज्यादा जो लाइट रे है वो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। आगे हम बात करेंगे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। आपने कई बार अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि जब हम कांच के ग्लास में, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसमें जब हम कोई कॉइन डाल देते हैं और उसको जब साइड से देखते हैं तो जो कॉइन है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी आपने ग्लास का भी बॉटम जब देखा होगा, कांच के ग्लास का जो बॉटम है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वैसे ही आपने एक्वेरियम में देखा होगा, जो फिश आपको साइड से देखने पर दिखाई देती है वो फिश अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना दिखाई दे करके थोड़ी सी जो है ऊंची दिखाई देती है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन कुछ और होती है। वैसे ही आपने कभी एक्टिविटी की होगी या करके देखना कि जब आप किसी पानी से भरे हुए ग्लास में एक स्ट्रेट पेंसिल रख देते हो तो वो पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। पेंसिल कैसे दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये सब इसका मतलब ये है कि जब आप बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो जो दूसरे मीडियम में है, तो वो उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दिखाई ना दे करके कहीं और दिखाई देता है, अपेरेंट पोजीशन हमें दिखाई देती है। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये आप जानते होंगे।
अब देखिए रियल एंड अपेरेंट डेप्थ को हमें समझना है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के जरिए इस रियल एंड अपेरेंट डेप्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक बकेट ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट बकेट ले लीजिए। ये ट्रांसपेरेंट बकेट, ये ट्रांसपेरेंट बकेट है और इसको भर दिया हमने पानी से। किससे भर दिया इसको? पानी से भर दिया। ये पानी से भर दिया इसको, ये पानी से भर दिया इसको, ठीक है। इसको पानी से भर दीजिए। देखिए ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, सुंदर बनाना है, क्योंकि काफ़ी कुछ मार्क्स होते हैं। रे डायग्राम के आधार पर ये डिसाइड हो जाता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट कितना ठीक तरीके से आता है। चलिए अब इस पानी से भरी हुई बकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कॉइन रख देता हूँ। यहाँ पर एक कॉइन डाल देता हूँ और ये बॉटम पर एक कॉइन है, 5 रुपए का सिक्का है, मान लीजिए 5 रुपीज का सिक्का है, ठीक है, 5 रुपीज का कॉइन है। ये मैंने यहाँ पर बॉटम पर रख दिया, ठीक है। अब जब इसको आप, इस कॉइन को जब आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से जब आप देख रहे हो तो क्या होगा, यहाँ से जब आप देख रहे हो, मान लीजिए आई है, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, तो कैसे दिखाई देगा भाई? इसके ऊपर लाइट आ रही होगी, लाइट आ रही होगी तो यहाँ से टकरा करके लाइट जो है इस तरीके से जाएगी, ये लाइट रे जा रही है कॉइन से टकरा करके, और इस तरीके से जब ये यहाँ पर जाएगी तो इसका ये नॉर्मल हो जाएगा, ये जो है नॉर्मल हो जाएगा। ये जो मैंने बनाया ब्लैक कलर में, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए, ये लाइट रे आई एंगल बनाते हुए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पानी के अंदर बन रहा है, और इस तरीके से ये लाइट रे इस तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। यहाँ कौन है, वाटर है, ठीक है, और यहाँ कौन है, एयर है, ठीक है ना। तो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। जब आप यहाँ से देखोगे तो कॉइन यहाँ ना दिखाई दे करके आपको यहाँ कहीं दिखाई देगा, ठीक है। कैसे दिखाई देगा, जैसे ऐसे लगेगा कि ये लाइट रे जो है इस कॉइन से ना करके यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है, ऐसा लगेगा। और कॉइन यहाँ पर ना दिखाई दे करके आपको कॉइन की पोजीशन यहाँ कहीं दिखाई देगी, यहाँ कॉइन की पोजीशन आपको दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ दिखाई देगा ये कॉइन, ठीक है, क्लियर। यहाँ से देखने पर, यहाँ से देखने पर कॉइन यहाँ दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज हो गई, ये क्या हो गई, इमेज हो गई कॉइन की, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो कॉइन है वो ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। तो इसका मतलब जब आप यहाँ से देख रहे हो तो कॉइन यहाँ बॉटम पर ना दिखाई दे करके ऊपर दिखाई दे रहा है। आपने देखा भी होगा जब ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी भर करके और साइड से उसको देखिए तो उसका बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ कई बार आपने किसी साफ पानी से भरे हुए कुएं के अंदर भी दूर से देखा होगा सावधानी से, तो आपने देखा होगा कि जो बॉटम है वो काफी ऊपर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो गहरा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो वास्तव में बहुत गहरा होता है, लेकिन बॉटम उसका ऊपर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया ना, क्योंकि यहाँ डेंसर मीडियम है और यहाँ रेयरर मीडियम है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब जब यहाँ से देखने के बजाय हम यहाँ से देखें, इस जगह से देखें, एकदम ऊपर आ जाएं, तो हमें जो कॉइन दिखाई देगा, हमें जो कॉइन दिखाई देगा यहाँ से देखने पर, देखिए यहाँ से देखा ये आ रहा है, अब ये आ रहा है, ये एंगल आर है, तो इस डायरेक्शन के साथ ये एंगल भी आर हो जाएगा, ये क्लियर है। और ये एंगल आई है तो देखिए जेड शेप बन रही है, ये जेड शेप बन रही है। जेड शेप जब बनती है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस टाइप से जब बन रहा है या इसका आप उल्टा इस टाइप का पोजीशन बन रहा है, इस टाइप का पोजीशन बन रहा है नीचे वाले जैसा, तो ये एंगल जितना है उतना ही एंगल तो ये होगा, और ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा। तो वैसे ही ये देखो, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये वाला एंगल आई हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा। ये आप जानते ही हो क्यों आर होगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में इस तरीके से जानते ही हो भाई, ये पैरेलल लाइंस है तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल तो ये होगा, ठीक है, इस तरीके से बनता है, ये भी जानते हो आप। तो लाइट रे जब यहाँ से देख रहे हो तो ये कॉइन यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से जब आप देखोगे
तो ये कॉइन इसकी ओरिजिनल डेप्थ पर दिखाई देगा। कहां पर दिखाई देगा? ओरिजिनल डेप्थ पर दिखाई देगा, यानी यहीं पर दिखाई देगा कॉइन। ठीक है, तो जो ये कॉइन का ये वाला जो डेप्थ है यहां से लेकर के और बॉटम तक, ये जो डेप्थ है ये रियल डेप्थ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रियल डेप्थ कहलाएगा। लेकिन ये जो डेप्थ है, जब कॉइन आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो ये जो डेप्थ होगी कॉइन की, ये अपेरेंट डेप्थ होगी। यानी एक्स क्या हो गया? अपेरेंट डेप्थ हो गया। एक्स क्या हो गया? अपेरेंट डेप्थ हो गया। और टी क्या हो गया? रियल डेप्थ हो गया। टी क्या हो गया? रियल डेप्थ हो गया। तो कितना शिफ्ट हो जाएगा वो हम निकाल लेंगे। शिफ्ट कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। भाई शिफ्टिंग कितनी हुई? भाई रियल डेप्थ कितनी होगी? रियल डेप्थ तो टी है। रियल डेप्थ कितनी है? टी है। ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देता हूं। चलिए इसको नाम दे देते हैं, इस जगह को नाम दे देते हैं पॉइंट ए, और इस जगह को नाम दे देता हूं, मान लीजिए पॉइंट सी है। ये पॉइंट सी है मान लीजिए, और ये पॉइंट ओ है और ये आई है। तो जो रियल डेप्थ है वो कौन सी है? रियल डेप्थ कौन सी हो गई बेटा? रियल डेप्थ हो गई आपकी ए ओ। रियल डेप्थ क्या हो गई? ए ओ। रियल डेप्थ क्या हुई? ए ओ हुई। ठीक है, और अपेरेंट डेप्थ क्या हुई? अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट डेप्थ की यदि मैं बात करूं तो ये ए आई होगी। भाई आपको यहां से मेजर करनी पड़ेगी ना डेप्थ, यहां से यहां तक की तो रियल डेप्थ है, यहां से यहां तक अपेरेंट डेप्थ है। ठीक है, ए आई हो गई। अब शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट कैसे निकालोगे? शिफ्ट बराबर क्या आएगा? रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, ऐसे ही तो आएगा शिफ्ट। ये शिफ्ट आ जाएगा अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, और ये शिफ्ट किससे रिप्रेजेंट किया गया? एक्स से। अब भाई ए ओ में से ए आई माइनस करोगे तो ये शिफ्ट निकल के आ जाएगा। तो एक्स बराबर ए ओ माइनस ए आई, तो ये शिफ्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये शिफ्टिंग निकाल सकते हैं, और रियल और अपेरेंट डेप्थ में हम रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यहां तक जो मैंने बोला ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है? कंसीडर ए बकेट फिल्ड विद वाटर। बकेट ही ली थी हमने, वाटर से भरी हुई थी। लेट एन ऑब्जेक्ट ओ, मान लीजिए वो कॉइन है, लाई एट द बॉटम ऑफ द बकेट। मान लीजिए एक कॉइन जो है बकेट के बॉटम में है। डेप्थ ए ओ इज इक्वल टू टी इज द रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट ओ सी, ए रे ऑफ लाइट ओ सी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एन एंगल एट एन एंगल आई। ये रे ऑफ लाइट जो है वाटर सरफेस पर आई एंगल बनाते हुए गिरती है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, एंड ट्रेवल अलोंग सी डी। ये आप पॉइंट मान लीजिए डी है, ये पॉइंट आप डी मान लीजिए, सी डी के अलोंग चली जाएगी ये लाइट रे। ठीक है, सी डी इन द एयर एज सोन इन फिगर। ठीक है, अब द रे सी डी मीट्स द रिफ्रैक्टेड रे सी डी को जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे के साथ ए बी के साथ, ए बी जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ए बी, ये बी मान लेता हूं, ए बी जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके साथ ये सी डी कहां मिल रही है? यहां पर मिल रही है आई पर। ठीक है, कहां पर मिल रही है? आई पर मिल रही है। वेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब पीछे की तरफ बढ़ाई जाती है। सो आई इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, एंड द डेप्थ ए आई इज नोन एज अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगी? अपेरेंट डेप्थ कहलाएगी ऑब्जेक्ट की। अब इस पॉइंट सी पर आप स्नेल्स लॉ लगाइए। क्या लगाइए? स्नेल्स लॉ लगाइए। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी, अप्लाई करें। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी, बी में राइट क्या लिखा जा सकता है? हम लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट सी पर स्नेल्स लॉ लगाओ। तो मैंने बताया था कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जिस मीडियम में एंगल बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? वाटर है तो म्यू डब्ल्यू मान लेता हूं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू डब्ल्यू। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए मान लीजिए, और वाटर का म्यू डब्ल्यू मान लिया। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, कौन है ये? एयर है, म्यू ए इंटू साइन आर, यही तो होगा। स्नेल्स लॉ यहां पर अप्लाई करेंगे तो म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई बराबर म्यू ए इंटू साइन आर, यही लिखा जाएगा। तो लिख दीजिए म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू ए साइन आर। ये अप्रोक्सीमेट ही लेते हैं हम ऑप्टिक्स में, पूरे एग्जैक्टली इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि कंसिडरेशंस हैं, अजम्पशंस हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू निकाल लो।
म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये आ जाएगा। म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए क्या आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, म्यू ए डब्ल्यू, सिंपली ऐसे लिख सकते हो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू को। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके बराबर आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर, ये आ गया साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो साइन आई क्या है और साइन आर क्या है। अब इस ये ट्राइंगल जो आप लेओगे सी ओ ए, इससे साइन आई आ जाएगा, और ट्राइंगल सी आई ए से साइन आर आ जाएगा, है या नहीं। अगर आप देखें इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में देखें पहले, सी ओ ए, ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है सी ओ ए, इसमें ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये हो गया आपका बेस, और ये सी ए हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन आई का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ओ सी, ठीक है, ये हो जाएगा साइन आई। और साइन आर निकालने के लिए सी आई ए इस ट्राइंगल का यूज करें, तो सी आई हो गया हाइपोटेन्यूज, और ए आई हो गया बेस, और ए सी हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन आर क्या होगा, ए सी अपॉन सी आई, होगा या नहीं होगा। तो रख दें, साइन आई और साइन आर की वैल्यू लिखिए और रख दीजिए। तो साइन आई की वैल्यू क्या है, यूजिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी ओ ए, सी ओ ए का यूज करके आप साइन आई लिख सकते हो हाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब सी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ओ सी, ठीक है, एंड यूजिंग ट्राइंगल कौन सा, सी आई ए, सी आई ए इस ट्राइंगल का यूज करें तो साइन आर निकल जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा आपका सी ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, सी आई, ये आ जाएगा। अब साइन आई और साइन आर का वैल्यू आप रख दीजिए, देयरफॉर म्यू ए डब्ल्यू बराबर साइन आई था, साइन आई अपॉन साइन आर था ना, साइन आई की जगह रखें तो सी ए अपॉन ओ सी, अपॉन साइन आर की जगह रखें सी ए अपॉन सी आई, सी ए से सी ए कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका सी आई अपॉन सी ओ, सी आई अपॉन सी ओ, ये आ गया, ओ सी या सी ओ जो भी लिखना चाहो, ये आ गया। अब यदि मैं मान लूं इफ सी इज, यदि मैं मान लेता हूं इफ सी इज क्लोज टू, सी इज वेरी क्लोज टू ए, ठीक है, सी यदि ए के क्लोज है, दैट इज सी यदि ए पर ही चला जाता है, यानी हम यहां से देखने के बजाय यदि यहां से देखेंगे तो सी ए पर आ जाएगा, है या नहीं, सी कहां जाएगा, ए पर आ जाएगा, इसलिए सी को ए के बराबर लिख देंगे। तो जो सी आई है सी आई है उसको हम क्या लिखेंगे, सी की जगह ए लिखने से ए आई लिख देंगे, एंड सी ओ को क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम सी की जगह ए तो ए ओ लिख देंगे, ठीक है। तो ये म्यू ए डब्ल्यू कितना आ जाएगा, सी आई मतलब ए आई आ गया अपॉन सी ओ मतलब ए ओ आ गया। अब ए ओ आप जानते ही हो, है ना, और ए आई जानते हो, ए ओ लिखो या ओ ए लिखो, कुछ भी लिख दीजिए। आप देखिए ये ए आई क्या है, व्हाट इज ए आई, ए आई है आपकी अपेरेंट डेप्थ, क्या है, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, और ए ओ क्या है, रियल डेप्थ, ए ओ क्या है, रियल डेप्थ, ए ओ रियल डेप्थ है, और ये किसके बराबर आ गया, म्यू ए डब्ल्यू के बराबर आ गया, म्यू ए डब्ल्यू आ गया। अब म्यू ए डब्ल्यू को आपने क्या लिखा था, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू लिखा था, ठीक है, यही तो लिखा था, और ये इसको ऐसे लिख दो, अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ लिखा जा सकता है, रियल डेप्थ, ठीक है। और यहां से आप चाहो तो जो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू होता है, देखिए आप जानते हो कि जो म्यू डब्ल्यू वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखना जानते हो, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, और म्यू डब्ल्यू होता है 4/3, कितना होता है 4/3, और म्यू ए होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 4/3, किसका वैल्यू, म्यू डब्ल्यू ए का वैल्यू, ठीक है। म्यू डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है, म्यू डब्ल्यू ए का मतलब म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, कितना वैल्यू आ गया इसका 4/3, तो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू क्या आ जाएगा, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू तो 3/4 आ जाएगा,
अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। म्यू डब्ल्यू ए क्या लिखा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है 4/3, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का 4/3 और एयर का 1, तो ये म्यू डब्ल्यू ए आ गया 4/3 वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, इसका मतलब म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए 4/3, यानी म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू क्या आ गया 3/4। तो यहाँ क्या लिख दें 3/4 लिख दें, यहाँ क्या लिख दें 3/4 लिख दें, इज इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, ये लिखा जाएगा। और यहां से अब अपेरेंट डेप्थ आप निकाल सकते हो, जो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आएगा, अपेरेंट डेप्थ बराबर क्या आ जाएगा, अपेरेंट डेप्थ बराबर आ जाएगा आपका 3/4 किसका, रियल डेप्थ का, 3/4, दोबारा लिख लेते हैं इसको, दोबारा लिख लीजिए, अपेरेंट डेप्थ किसके बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ, रियल डेप्थ का 3/4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, 3/4 टाइम्स आ जाएगा रियल डेप्थ का, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए शिफ्ट क्या होगा, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ कॉइन, कॉइन की पोजीशन में कितना शिफ्ट होगा, तो मैंने आपको बताया था शिफ्ट एक्स बराबर क्या था, रियल डेप्थ और उसको माइनस कर दो किससे, अपेरेंट डेप्थ से, तो ये क्या आ जाएगा आपका शिफ्ट आ जाएगा। अब रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ आपका चलो इसको रियल ही लिख लो, रियल डेप्थ, ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस अपेरेंट डेप्थ कितना है 3/4 ऑफ रियल डेप्थ, यही तो था, अपेरेंट डेप्थ कितना आया था 3/4 ऑफ रियल डेप्थ, 3/4 ऑफ रियल डेप्थ, यही आया था ना अपेरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ कॉमन आ गया तो 1 - 3/4 अंदर बचा और इनटू रियल डेप्थ आ गया, ठीक है। अब देखो जरा इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ का 1/4 वाटर के केस में इतना शिफ्टिंग हो जाएगा, वाटर के केस में जो शिफ्टिंग होगा वो कितना होगा 1/4 ऑफ रियल डेप्थ हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा वाटर के केस में। वाटर के अलावा कोई और मीडियम है तो फिर यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू की जगह आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर के और फिर म्यू ए अपॉन जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप रियल एंड अपेरेंट डेप्थ में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, हालांकि आप पहले से जानते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है भाई, जैसे ये स्टार है और इसको आप जमीन से देखते हो, रात में यहाँ से देखते हो मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देखते हो तो इससे रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, और ये रे ऑफ लाइट जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको इरेज करता हूं, हाँ जी, तो जैसे अभी इस स्टार की पोजीशन देखते हैं क्या होगी, स्टार से जो भी लाइट आती है, अब देखिए टेम्परेचर अलग अलग लेयर में अलग अलग होता है, तो उस कारण क्या होगा, ये बार बार मुड़ेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट रे डेविएट होगी और इसका रिफ्रैक्शन बार बार होगा। मान लीजिए एक बार ये डेविएट हुई और ऐसे दिखाई देगी, इस व्यक्ति को ऐसे दिखाई देगी, यानी स्टार जो है इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ना दिखाई दे करके यहाँ कहीं दिखाई देगा स्टार, तो ऐसा लगेगा कि स्टार डांस कर रहा है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि केवल एक बार पोजीशन बदलता है, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, क्योंकि रास्ते में अलग अलग जगह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो अलग अलग जगह अलग अलग है, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, तो इस कारण जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही बेंडिंग ऑफ एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपने पानी से भरे हुए गिलास में, मान लीजिए पानी से भरा हुआ गिलास है, ठीक है, ये गिलास है जो आपने पानी से भर दिया, किससे भर दिया, पानी से भर दिया। अब इसमें जब आप पेंसिल, ये स्ट्रेट पेंसिल रखोगे ना, तो ये पेंसिल कैसे दिखाई देगी, ये पेंसिल आप देखना इस तरीके से दिखाई देती है,
ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। आप करके देखना एक्टिविटी इसको। तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है ना, ये मुड़ा हुआ दिखाई देगा। अंदर वाला हिस्सा क्या दिखाई देगा? मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये भी किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण है। ठीक है। सन एपियर्स ओवल शेप्ड एट मूविंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। सन जो है, सन जो होता है ना, सन 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 जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में ओवल शेप का दिखाई देता है। सन जो है मॉर्निंग और इवनिंग में कैसा शेप का दिखाई देता है? ओवल शेप का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वही टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। ठीक है। जब सुबह और शाम तो वो इस टाइप के ओवल शेप में दिखाई देगा, सुबह और शाम के टाइप में। सुबह और शाम को तो ऐसा दिखाई देगा, छुपते समय और उगते समय। लेकिन जब दोपहर होगा तो एकदम स्ट्रेट होता है सन। देखिए यहां से आप देख रहे हो तो सुबह और शाम तो ये इस शेप का दिखाई देगा। सुबह और शाम जो पोजीशन होगी इसकी, वो इस टाइप से आपको दिखाई देगी, इस टाइप से दिखाई देगी। इसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा। यहां से बार बार रिफ्रैक्शन होगा तो ये इस टाइप से दिखाई देगी। ठीक है। दोपहर में तो एकदम स्ट्रेट आती है लाइट, एकदम सिर पर होता है। तो उस केस में नॉर्मल की डायरेक्शन में है तो ये एज इट इज उसी शेप में दिखाई देगा। शाम को भी क्या होगा? शाम को भी ये मुड़ा हुआ दिखाई देगा, यानी ओवल शेप का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि शाम को भी जो है टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और जो है ओरिजिन पर होता है। ये सन कहाँ होता है? ओरिजिन पर होता है। सुबह और शाम ओरिजिन पर होता है और दोपहर में एकदम स्ट्रेट बीचों बीच में होता है, यहाँ पर होता है। तो इस कारण यहाँ तो रिफ्रैक्शन उतना नहीं होता और यहाँ रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा शेप दिखाई देता है, ओवल शेप। अब टाइम डिफरेंस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, 2 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, आपको पता होगा। ठीक है। 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को डिफरेंस आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो जो सुबह और शाम के टाइम में सन राइजिंग और सन सेटिंग में जो है डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी किसके कारण आता है? ये भी रिफ्रैक्शन के कारण आता है, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है। 2 मिनट मॉर्निंग और 2 मिनट इवनिंग में डिफरेंस ये आ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है या फिर एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कि किसकी वजह से है। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक और हम इसमें डिस्कस करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अभी तक हमने जो भी बात की वो किसकी की? वो बात हमने की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लेकिन TIR पढ़ने की जरूरत क्या है? एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने पहले और फिर रिफ्रैक्शन पढ़ा, दोनों में ही एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होते हैं। जब लाइट किसी सरफेस से टकरा करके वापस लौटती है या जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जो लाइट की इंटेंसिटी है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है। इसलिए हमें ऐसा रिफ्लेक्शन चाहिए जिसमें लॉसेज बहुत कम से कम हो, नेग्लिजिबल हो। तो ऐसा प्रोसेस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो है लॉसेज काफी कम होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लॉसेज नेग्लिजिबल होते हैं, आप ये कह सकते हो। और इसी TIR का यूज जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में किया जाता है, कम्युनिकेशन फील्ड में। आपने रोड के किनारे लगा हुआ देखा होगा, गहरा जो है जमीन खोद करके एक सिलेंड्रिकल पाइप्स को, लंबे लंबे पाइप्स को जो है दबा दिया जाता है और OFC लिख दिया जाता है। OFC मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल लिखा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूर जगह तक चला जाता है। कैसे? TIR के जरिए। ठीक है। कैसे होता है वो? देखो इस टाइप की ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है और इसमें यहाँ से सिग्नल जाता है और यहाँ पर क्या होता है, TIR होने के कारण ये इस तरीके से बेंड होकर के और दूर डिस्टेंस तक चला जाता है। ठीक है। इस तरीके से जाता है और इस TIR में, इस ऑप्टिकल फाइबर से जो TIR के जरिए आप सिग्नल भेज रहे हो, इसमें लॉसेज नेग्लिजिबल होते हैं। लगभग 99% जो है सिग्नल पहुंच जाता है। 1% जो कि 1% भी नहीं, आप 0.01% ऐसे करके कह सकते हो कि इतने कम लॉसेज होते हैं इसमें। ठीक है। तो TIR क्या है? फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when a ray of light traveling from a denser to rarer medium is sent back to the same denser medium। यानी जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है और वापस डेंसर मीडियम में पूरी तरह आ जाती है तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जिसमें रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड इज सेंट बैक टू द सेम डेंसर मीडियम। अब इसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए, सेटिस्फाई होती हैं।
दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नंबर 1, लाइट रे कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। ध्यान रखना एग्जाम में आता है कि राइट डाउन 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर टीआईआर। तो पहली कंडीशन क्या है कि लाइट रे डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, यानी एंगल आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल आई सी से ज्यादा होना चाहिए। सी का मतलब क्रिटिकल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्रिटिकल एंगल क्या है। देखिए, क्रिटिकल एंगल का मतलब एक इंसिडेंट एंगल से होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि जब इंसिडेंट एंगल के करस्पॉन्डिंग जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, फिर से बता रहा हूं, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। और ये कहां पर बनता है, डेंसर मीडियम में बनता है। कहां पर बनता है, डेंसर मीडियम में बनता है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में बनने वाला वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इंसिडेंटेड एंगल जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को या इंसिडेंटेड एंगल को क्रिटिकल एंगल आईसी कहते हैं। यानी आई बराबर आई सी होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई सी होगा कब, जब एंगल आर का वैल्यू 90 डिग्री हो। और ध्यान रखना क्रिटिकल एंगल कहाँ बनता है, डेंसर मीडियम में बनता है। अब इसे समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं पानी से भरा हुआ, इस टीआईआर को समझने के लिए। ये हमने एक कंटेनर ले लिया, मान लीजिए ये कंटेनर ले लिया हमने, पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी भर देते हैं। ये पानी भर दिया, ठीक है। मैंने पहले भी कहा रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं, सुंदर बनाने हैं, जिससे कि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर इफेक्ट अच्छा जाए और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पानी भर दिया एक कंटेनर में। ठीक है, ये कंटेनर में आपने पानी भर दिया, वाटर भर दिया। ठीक है, और यहाँ पर कौन है, एयर है। यहाँ पर एयर है मीडियम, और यहाँ कौन है, वाटर मीडियम है। ठीक है, वाटर डेंसर है एयर के कंपैरिजन में, और एयर जो है रेयरर मीडियम है, ये भी आप जानते हो। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ कितना है, म्यू टू मान लेता हूँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू 1 अभी मान के चलता हूँ। ठीक है, वैसे एयर का 1 होता है, एयर का कितना होता है, 1 होता है। और वाटर का अभी हमने पढ़ा था 4/3 होता है। वाटर का कितना होता है, 4/3, यानी 1.33 आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम सिंबल के रूप में मान लेते हैं कि वाटर का म्यू 2 है और एयर का म्यू 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, कोई बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट निकल रही है। अब यहां से लाइट रे एक तो सीधे जाएगी, सीधे जो लाइट रे जाएगी वो तो सीधे इस तरीके से निकलेगी, सीधे लाइट रे, आप जानते हो ये नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है। यदि कोई लाइट रे ऐसे जाएगी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर तो ये सीधे बिना किसी डेविएशन के चली गई, क्योंकि यहाँ पर तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है। और ये जो है, ये जो सरफेस है वाटर की, अपर सरफेस, जो ऊपर की सरफेस है, सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है वाटर की, वो एयर और वाटर मीडियम का इंटरफेस है। क्या कहते हैं इसे, इंटरफेस कहते हैं। अब ये लाइट रे मान लीजिए इस तरीके से इस वाटर सरफेस पर गई सोर्स ऑफ लाइट से, तो इसका ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से, हो गई बेंड। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी 90 डिग्री नहीं है। जैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, आई किसके बराबर हो जाएगा, आई सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी लाइट का कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ लाइट जो है इधर भी आएगी वापस और कुछ रिफ्रैक्ट हो रही है। अब मान लीजिए आई को मैं बढ़ाता हूँ, ये आई को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, आई और ज्यादा कर दिया, तो आर का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये आर का वैल्यू बढ़ गया पहले से, ठीक है, आई बढ़ाया, आर का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, अब मैं और बढ़ा देता हूं, ये एरो लगाना नहीं भूलना रेज में, ये मैंने और बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से गिराई कि जो लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है आई, उसका वैल्यू बढ़ता चला गया, और बढ़ने के बाद एंगल आर जो है और बढ़ गया। ये लीजिए एंगल आर का वैल्यू इतना हो गया, लेकिन अभी 90 डिग्री नहीं हुआ, अभी क्या नहीं हुआ, 90 डिग्री नहीं हुआ। अब मैं आई को और ज्यादा कर देता हूं, आई को मैंने और ज्यादा किया, आई को इतना कर दिया कि जो अब लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही थी वो वापस इधर आ जाएगी, ये आ गई। अब आर का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ही 90 हुआ तो आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा,
आईसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रे जिस मीडियम से जाती है वापस उसी मीडियम में आ जानी चाहिए पूरी तरह। तो अभी पूरी तरह इसी मीडियम में नहीं आई। अब देखो आई को और मैं बढ़ाऊंगा, आई को और बढ़ाऊंगा, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये लाइट रे इधर आ जाएगी वापस। ठीक है, ये लाइट रे वापस इधर आ जाएगी। अब ये आई का जो वैल्यू है वो आई सी से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही आई का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो आर का वैल्यू जो है 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये अब टी आई आर हो गया। अब लाइट रे जो है पूरी तरह, अब लाइट रे पूरी तरह कहाँ गई, वाटर मीडियम में ही आ गई। और कहाँ से गई थी, वाटर से गई थी। अब ये जो है ये टी आई आर कहला रहा है। लास्ट वाला जो केस है ये टी आई आर है, और ये वाला जो केस है ये टी आई आर नहीं है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेकिन क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो इनको पॉइंट्स को नाम दे दो आप। इस पॉइंट को नाम ए दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो। ठीक है, इसको एफ नाम दे दो, एफ नाम दे दो इसको। ठीक है, इसको ई नाम दे दिया इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट ई पर जो है आप क्या लगा दो, क्या नाम से, स्नेल्स लॉ लगा दो। ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ई। अब इस पर स्नेल्स लॉ जब आप लगाओगे तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू2 इंटू साइन आई सी आएगा या नहीं, साइन आई सी इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले का क्या है, म्यू1 इंटू साइन आर। साइन आर क्या हो गया, 90। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर लग जाएगा। पॉइंट ई पर लगाइए स्नेल्स लॉ। तो पॉइंट ई पर जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, जो मैंने अभी बोला है ये सारी बातें इसमें मैंने लिख दी हैं, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वही लिखा है जो अभी बोला गया है। एज पर अबव डायग्राम व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस separating denser and rarer medium at V is refracted along VV dash. As the angle of incidence increases, the refracted ray bends towards the interface. At a particular angle of incidence, the refracted light travels along the interface and the angle of refraction is 90 degree. Applying Snell's law at point E. Point E पर अप्लाई करो Snell's law को, तो क्या लिखा जाएगा, मैंने अभी समझाया था आपको, म्यू टू साइन आई सी हो जाएगा। आई बराबर आई सी है ना, और म्यू1 साइन आर, और आर को हम लिखेंगे 90 डिग्री। आर को क्या लिखेंगे, 90। ठीक है, और ये म्यू2 साइन आई सी, आई बराबर आई सी है। अब ये म्यू1 हो गया इधर, तो क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, और ये म्यू2 साइन आई सी आ गया। यहां से साइन आई सी क्या आ जाएगा, ये साइन आई सी आ जाएगा म्यू1 अपॉन म्यू2। ठीक है, और यदि आपको क्रिटिकल एंगल पता करना है तो इस फॉर्मूले से आप पता कर लो क्रिटिकल एंगल। ये लीजिए म्यू1 अपॉन म्यू2, इस फॉर्मूले से आपको क्रिटिकल एंगल पता लग जाएगा। और जब आपको क्रिटिकल एंगल पता होगा किसी मीडियम के लिए, जैसे वाटर है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल आप पता कर लो। ठीक है, क्योंकि वाटर के लिए आपको एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्रिटिकल एंगल पता लग जाएगा, और क्रिटिकल एंगल पता है तो फिर हम टी आई आर करवा सकते हैं, यानी आई का वैल्यू आई सी से ज्यादा कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, टी आई आर हो जाएगा। तो ये हो गई कहानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, देखिए। सबसे पहली एप्लीकेशन है मिराज। मिराज आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में क्या होता है बेटा, डेजर्ट एरिया में जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, गर्मियों के दिनों में इस पेड़ की एक वर्चुअल इमेज ऐसे यहाँ पर बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है इसकी। ये जो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो तो इस पेड़ की जो इमेज बन रही है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है, इसको हम मिराज कहते हैं। ये वर्चुअल इमेज क्या कहलाती है, मिराज कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो इन्वर्टेड इमेज है ऑब्जेक्ट की, ये क्या कहलाती है, मिराज कहलाती है। ठीक है, अब जो मिराज हॉट रीजन्स में बनते हैं, हॉट रीजन्स में, गर्म क्षेत्रों में जो मिराज बनते हैं, हॉट रीजन्स में जो मिराज बनते हैं, ठीक है, हॉट रीजन्स में जो मिराज बनते हैं वो उनको कहते हैं इन्फीरियर मिराज। ठीक है, हॉट रीजन में बनने वाले मिराज को नाम देते हैं इन्फीरियर मिराज। और कोल्ड रीजन्स में भी बनते हैं, कोल्ड रीजन्स में भी जो है मिराज बनते हैं, ठंडे इलाकों में भी बनते हैं। और ठंडे इलाकों में जो मिराज फॉर्मेशन होता है उसे हम सुपीरियर मिराज कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपीरियर मिराज कहते हैं। ठीक है,
और ये कोल्ड रीजन में बनता है। और जो टाइप ऑफ मिराज, ये सुपीरियर मिराज जो टाइप ऑफ मिराज है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लूमिंग। क्या कहते हैं, लूमिंग, LOOMING, लूमिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना। बेटा जो डायमंड होता है ना, डायमंड क्यों चमकता है, क्योंकि उसको ग्राइंड किया जाता है। मान लीजिए ये कोई डायमंड है, ठीक है, ये डायमंड है, इसको ग्राइंड किया जाता है, घिसा जाता है, इस तरीके से घिसा जाता है कि जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, I ग्रेटर देन IC हो जाएगी जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी। और जैसे ही I ग्रेटर देन IC होगा, इससे इस पर गिरने वाली लाइट पूरी तरह रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो है वो TIR के कारण है। किसके कारण है, TIR के कारण। मिराज जो फॉर्मेशन है वो भी किसके कारण है, TIR के कारण है। प्रिज्म भी आपने देखा होगा, प्रिज्म जो होता है वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस पर भी जब लाइट गिरती है तो पूरी तरह वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में TIR होता है। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर्स में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया। ऑप्टिकल फाइबर में इस तरीके से होता है प्रोसेस, इस तरीके से। काम वाला हिस्सा ये अंदर वाला है, जो अंदर का हिस्सा है ना, ये मनुष्य के बाल के जितना पतला हो सकता है। व्यक्ति का जो बाल होता है, हेयर जो होता है, उसके जितना पतला हो सकता है ये ऑप्टिकल फाइबर, और यही मेन पार्ट है। इसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को कोर कहते हैं। और ऊपर जो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स लगी रहती है, इस पर बहुत सारी क्लेडिंग कहते हैं इनको, इनको क्या कहते हैं, क्लेडिंग। तो जब कोई लाइट रे इस पर गिरती है इस तरीके से, तो I ग्रेटर देन IC यहाँ इंश्योर किया जाता है। जैसे ही I ग्रेटर देन IC होगा तो ये TIR के कारण बेंड होती चली जाएगी, और ये किसी दूर डेस्टिनेशन तक हम सिग्नल को बिना ज्यादा लॉसेज के भेज पाएंगे। तो आजकल जो सिग्नल जाता है, इंटरनेट की स्पीड इतनी क्यों आने लगी, क्योंकि OFC के जरिए आने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में भी हम जो है TIR का यूज करते हैं। तो ये आज हमने बात की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और इससे पहले हमने बात की रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, और उससे पहले हमने बात की क्या नाम से, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।